ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन। पहले हमने जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ जीन, जीन क्या है और किस तरह से वो फंक्शन करता है, किस तरह से फंक्शनल यूनिट है। आज उसी के रेफरेंस में हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन की स्टडी यहाँ पर करेंगे। जीन की इस आधुनिक अवधारणा को सिमोन बेंजर नामक वैज्ञानिक ने 1962 में प्रतिपादित किया है, जिन्होंने जीन को कई पदों में निरूपित किया है। सबसे पहली बात, हम एक जीन है उसके हिस्से की बात कर रहे हैं, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। जीन की जो क्रियात्मक इकाई है, जीन का जो सबसे बड़ा भाग है वो कहलाता है सिस्ट्रॉन। ये हम सब लोग जानते हैं, हमने पहले भी बात की कि जो जीन होगा वो डीएनए के स्पेसिफिक खंड हैं। ये जो कोई डीएनए है, इस डीएनए के ये वाले जो हिस्से होंगे, ये पर्टिकुलर जो हिस्से हैं, ये विशेष खंड जो हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, जीन कह रहे हैं। तो जीन का वो भाग जो फंक्शनल यूनिट है, जो आगे जाकर मान लो कि कोई ऐसा भाग है जो प्रोटीन निर्माण करने वाला भाग है, प्रोटीन को कोड करने वाला भाग है, वो सिस्ट्रॉन होगा। ये डीएनए का सबसे बड़ा भाग होता है। एक जीन कई सिस्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। एक जीन के कई सिस्ट्रॉन जो हैं वो होते हैं। रिकॉन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो होगी वो क्या कहलाएगी, रिकॉन कहलाएगी। रिकॉम्बिनेशन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाती है, वो रिकॉन कहलाती है। यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन यानी कि जिसमें रिकॉम्बिनेशन होगा। पुनर्योजन जो होता है, पुनर्योजन होने वाली जो इकाई है, पुनर्योजित जो इकाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो नई कोई स्पीसीज़ बनेगी उसमें नए गुणों का जो समावेश होगा वो रिकॉम्बिनेशन के माध्यम से होगा। रिकॉम्बिनेशन पुनर्योजित जो इकाई है जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो सकता है जीन के हिस्सों में, वो उस यूनिट को हम रिकॉन कहते हैं। रिकॉन की जो क्रिया है वो 1955 में बेंजर ने T4 बैक्टीरियोफाज में इसका प्रदर्शन किया है। T4 बैक्टीरियोफाज में इसका प्रदर्शन बेंजर द्वारा किया गया था। म्यूटॉन, यूनिट ऑफ म्यूटेशन, नाम से स्पष्ट है, जिसमें म्यूटेशन हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है। जीन का वो हिस्सा जिसमें म्यूटेशन हो सकता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम यहाँ पर म्यूटॉन कहेंगे, म्यूटेशन उसको हम कहेंगे। जैसे ये वाला कोई जीन का हिस्सा है, इतना छोटा सा भाग डीएनए का जिसमें म्यूटेशन की क्षमता है, डीएनए का बहुत छोटा से छोटा खंड जिसमें उत्परिवर्तन की क्षमता है, जिसमें म्यूटेशन की क्षमता होती है, उसको हम क्या कहेंगे, म्यूटॉन कहेंगे। म्यूटॉन जो इकाई है उसमें जब म्यूटेशन होता है, हम सब लोग जानते हैं म्यूटेशन एक अचानक होने वाली घटना है। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उस न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हो जाता है। अधिकतर जो म्यूटेशन होते हैं वो हानिकारक होते हैं, लेकिन 0.01% म्यूटेशन कभी कभी लाभदायक भी होते हैं। हम प्लांट बिल्डिंग में जब म्यूटेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो हम म्यूटेशन, जो जीन में म्यूटेशन होगा वो लाभदायक म्यूटेशन होता है, जिससे नई वेराइटीज़ का निर्माण किया जा सकता है। आर्टिफिशियल म्यूटेशन हम कर सकते हैं, नेचुरल म्यूटेशन हो सकता है। आर्टिफिशियल जब होता है तो कई तरह की डीएनए में खंड हो जाता है, जिससे कई बीमारियां भी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन जो होती है उसको हम रेप्लिकॉन कहते हैं। रेप्लिकॉन, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए के वे खंड जो नए डीएनए को बना सकते हैं। ये डीएनए है, इस डीएनए के वे खंड, डीएनए के वे भाग जहाँ से नया डीएनए बन सकता है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। यानी जीन एक स्पेसिफिक काम को कर रहा है, चाहे वो प्रोटीन बनाने को कर रहा है, चाहे वो रेप्लिकेशन को कर रहा है, चाहे वो म्यूटेशन हो रहे हैं। ये एक विशेष कार्य है, डीएनए के खंडों द्वारा उनको संपादित किए जा रहे हैं। इन्हीं विशेष खंडों को हमने क्या नाम दिया है, हमने इन्हीं विशेष खंडों को जीन नाम दिया है। बेंजर ने डीएनए के वे खंड जो अलग अलग काम को संपादित करते हैं उनको अलग अलग नाम दिया। सिस्ट्रॉन डीएनए की सबसे बड़ी इकाई उन्होंने कहा, रिकॉन जहाँ रिकॉम्बिनेशन होगा, म्यूटॉन जहाँ म्यूटेशन होगा, रेप्लिकॉन जहाँ रेप्लिकेशन होगा, वो क्या कहलाएगी, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकॉन होती है।
कॉम्प्लेन यूनिट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, अनुपूरण। अनुपूरक वो जीन होते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो एक दूसरे की अनुपूरक होती है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होती है। उन इकाइयों को हम क्या कहेंगे? अनुपूरक इकाइयाँ कहेंगे। तो अनुपूरक जो जीन के भाग होंगे, जो कॉम्प्लीमेंट जो भाग होंगे, वे भाग किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे? जीन के किस हिस्से द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे? कॉम्प्लेन द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। जीन का अगला भाग है ऑपेरॉन, फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ जीन। जीन की जो फिजियोलॉजिकल यूनिट है वो क्या कहलाती है? ऑपेरॉन कहलाती है। ऑपेरॉन दो प्रकार के जीनों से मिलकर बना होता है, एक उसमें स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और एक ऑपरेटर जीन होते हैं। ये वाला पूरा हिस्सा जो मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है ये ऑपेरॉन है। ऑपेरॉन में जो जीन है वो जो है वो ऑपरेटर जीन है और ABC ये स्ट्रक्चरल जीन है। ये हम लैकोपेरॉन पढ़ेंगे जब इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। जब ये जीन एक्टिव हो जाते हैं, जब ये जीन सक्रिय हो जाते हैं तो यहाँ पर mRNA से प्रोटीन बनता है। mRNA से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये वो जीन है, ये वो जीन के खंड हैं जो किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण करने वाले इन जीनों को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का निर्माण करने वाले ये जो जीन हैं वो स्ट्रक्चरल जीन कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के जीन हैं, A, B एंड C इनको हम कहेंगे। A, B एंड C ये जीन कई बार आप लोगों को ये XYZ के रूप में लिखे हुए भी निरूपित होते हैं। तो ये भाग उसका क्या कहलाएगा? जीन का ऑपेरॉन इसको हम कहते हैं। प्रमोटर जीन, यहाँ प्रोमोटर साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं ये डीएनए में। डीएनए टेम्पलेट में mRNA संश्लेषण हेतु कुछ अनुलेखन इकाइयाँ पाई जाती है। अभी हमने प्रमोटर की बात की, यहाँ पर हमने किसकी बात की? ऑपेरॉन। ऑपेरॉन के साथ यहाँ पर जो है वो प्रमोटर जुड़ा हुआ रहता है और इस प्रमोटर पर आकर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। जब तक आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा डीएनए से mRNA का निर्माण नहीं होगा और जब तक mRNA नहीं बनेगा तब तक किसका निर्माण नहीं होगा? प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो कुल मिलाकर प्रमोटर वे रीज़न है जो mRNA संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। कैसे संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? क्योंकि यहाँ पर आकर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। जब तक आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा तब तक mRNA का निर्माण होना शुरू नहीं होगा। इसको एक डायग्राम से मैं समझाती हूँ आपको। ये जो अनुलेखन इकाइयाँ हैं वो अनुलेखन को शुरू करने के लिए प्रोमोटर जीन या प्रोमोटर साइट का होना अति आवश्यक है। मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है, बहुत ध्यान में इंपॉर्टेंट रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम में कई बार इसको लेकर प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रोमोटर साइट ट्रांसलेशन हेतु अति आवश्यक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। प्रमोटर साइट जो है वो मुख्यतः किसके लिए है? आरएनए पॉलीमरेज के लिए हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने का स्थल हैं। ये जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तभी जाकर क्या शुरू होगा? mRNA का निर्माण शुरू होगा। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि किस तरह से ये होता है। यहाँ पे इसको मैंने समझाया है। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ये यहाँ पर प्रमोटर रीजन है, इस प्रमोटर रीजन पर क्या आकर जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज उस स्थान पर जुड़ता है जहाँ से ट्रांसलेशन होना, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू होगा। यहाँ स्टार्टिंग कोडॉन होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन साइट है। यहाँ पर जैसे ही सिग्नल मिलेगा स्टार्टिंग कोडॉन, जैसे ही पॉलीमरेज आकर एंजाइम जुड़ेगा सिग्नल मिलेगा, स्टार्ट कोडॉन यहाँ पर एक्टिव होंगे और नए जो mRNA सिंथेसिस हेतु न्यूक्लियोटाइड है उनका जुड़ना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर स्टॉप कोडॉन के बीच का जो हिस्सा है ये कोडिंग सीक्वेंस है। ये कोडिंग सीक्वेंस ही डीएनए की कोडिंग सीक्वेंस mRNA का निर्माण करती है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस mRNA निर्माण में भाग नहीं लेती है, वो वैसी की वैसी ट्रांसलेट हो जाती है mRNA में, लेकिन कोडिंग सीक्वेंस जो है वो आगे ट्रांसक्राइब्ड होती है mRNA में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने एक पीछे 2 शब्द यूज़ किए थे, यहाँ आपको मैं बताते हैं कि एक अपस्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है ये हम इस डायग्राम में देखें, बता देती हूँ। जहाँ से आरएनए बनना शुरू होगा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो भाग है यहाँ पर, ये होगा आपका अपस्ट्रीम। स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा ये वाला हिस्सा अपस्ट्रीम होगा और जो आपका स्टॉप कोडॉन जहाँ पर आएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप जो साइट होती है हिस्सा वाला भाग होता है, उसको हम अपस्ट्रीम कहेंगे। ये
डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। इसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो जो जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, जहाँ ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा वो हिस्सा होगा आपका अप स्ट्रीम, और ट्रांसक्रिप्शन जहाँ स्टॉप होगा वो डीएनए का हिस्सा क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम। इस तरह से तो ये अप स्ट्रीम वाला हिस्सा है, इधर हम बढ़ेंगे जहाँ ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही पॉलीमरेज जुड़ेगा डीएनए से किसका निर्माण होगा, एमआरएनए का निर्माण होगा, और एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। एमआरएनए से किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। यहाँ पर ये एक प्रोमोटर रीज़न है। तो प्रोमोटर क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रोमोटर क्योंकि प्रोमोटर जीन का वो हिस्सा है, जीन का वो भाग है जहाँ पर आकर यहाँ पर आकर कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। जो प्रोमोटर रीज़न होते हैं, आरंभन बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट से पहले 6 बेस पेयर की एक सीक्वेंस पाई जाती है, एक क्षेत्र पाया जाता है जिसे टाटा बॉक्स कहते हैं, TA बॉक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थाइमिन एडेनिन जो सीक्वेंस होती है उसका रिपीटेशन होता है। ये लगभग 6 बेस पेयर का क्षेत्र होता है। प्रोकैरियोट जीवों की हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक जीवों में इस क्षेत्र को प्रिमनाउ बॉक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप थ्योरेटिकल एग्ज़ाम दें चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें। प्रिमनाउ बॉक्स क्या है, तो प्रिमनाउ बॉक्स क्या है कि प्रमोटर रीजन के पास में स्थित 6 बेस पेयर का रीजन जिसमें TA सीक्वेंस बार बार रिपीट होती है। लगभग 6 बेस पेयर की ये सीक्वेंस बनी होती है। प्रोकैरियोटिक में इस स्थल को जो आरएनए पॉलीमरेज की पहचान का स्थल होता है कि आरएनए पॉलीमरेज आकर प्रमोटर स्थल से जुड़ेगा, ये पहचान कौन करेगा। तो प्रमोटर स्थल से जुड़ने के लिए जो पहचान स्थल होगा, जो पहचान करने वाले स्थल होगा, जो रिकॉग्नाइजेशन जो साइट होगी वो प्रिमनाउ बॉक्स होगी। इसको हम प्रोकैरियोटिक जीवों में प्रिमनाउ बॉक्स या TA बॉक्स भी कहते हैं। इसी प्रकार आरंभन बिंदु से 35 बेस पेयर अनुक्रम पाया जाता है जिससे रिकॉग्नाइजेशन रीजन कहते हैं। ये दोनों रीजन आरएनए पॉलीमरेज की पहचान करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज की पहचान इन क्षेत्रों द्वारा की जाती है। मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अगर हम लोग प्रोकैरियोट की बात करेंगे यहाँ पर, तो प्रोकैरियोट में मैंने क्या कहा, ये जो डीएनए टेम्पलेट है यहाँ से मान लें ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, शुरू होगा। तो उससे 10 बेस पेयर पहले, -10 लिखा है ना, मतलब 10 बेस पेयर पहले आरएनए पॉलीमरेज की पहचान करने के लिए एक स्थल मौजूद होता है जिसे TA स्थल या प्रिमनाउ बॉक्स कहते हैं। किसमें, प्रोकैरियोट्स में। और उससे पहले यानी कि यहाँ से -35 बेस पेयर, लगभग 35 बेस पेयर पहले एक क्षेत्र मौजूद होता है जिसे TTGACA बॉक्स कहा जाता है, या -35 रीजन भी कहेंगे। इसको -10 रीजन भी कह सकते हैं और इसको -35 रीजन कह सकते हैं। ये दोनों क्षेत्र आरएनए पॉलीमरेज की पहचान के लिए ज़रूरी है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर स्थल पर आकर जुड़े और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को शुरू कर सकें। टाटा बॉक्स क्या है, मैंने आप लोगों को, हमने अभी टाटा बॉक्स का जिक्र किया था, तो यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। टाटा बॉक्स जो है वो प्रमोटर रीजन पर पाई जाने वाली एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसमें TA सीक्वेंस जो है वो रिपीट होती है। यहाँ एक और चीज़ होती है, द बाइंडिंग साइट ऑफ आइदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ओवर हिस्टोन्स। ट्रांसक्रिप्शन जो एंजाइम होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन फैक्टर की मौजूदगी में ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा और टर्मिनेशन होगा। तो टाटा बॉक्स वे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर किसका इनिशिएशन होगा, क्या आकर जुड़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर भी जुड़ते हैं। और मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की प्रमुख बाइंडिंग स्थल हैं। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज इन स्थलों की पहचान कर इन स्थलों पर आकर जुड़ता है, तो इसको हम बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं mRNA संश्लेषण में काम आने वाला जो एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है। 3 तरह के प्रोकैरियोट में एंजाइम हैं जो अलग अलग आरएनए संश्लेषण के लिए काम आते हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड व पॉलीमरेज थर्ड। तो प्रोकैरियोट में
mRNA संश्लेषण के लिए जो एंजाइम काम आता है वो RNA पॉलीमरेज सेकेंड होगा। अगर यूकैरियोटिक प्रमोटर की हम बात करेंगे तो यूकैरियोटिक प्रमोटर में स्टार्टिंग पॉइंट से 25 बेस पेयर पहले जहाँ पर RNA पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ेगा, TA बॉक्स या टाटा बॉक्स होगा यहाँ पर भी, लेकिन यूकैरियोट में हम इसे हॉगनेस बॉक्स कहेंगे। हॉगनेस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज सबसे पहले की थी, इस कारण इसे हॉगनेस बॉक्स कहा जाता है। प्रोकैरियोट में हम इसे क्या कह रहे थे, प्रिमनव बॉक्स कह रहे थे, लेकिन उसी प्रिमनव बॉक्स को यूकैरियोट के लिए हम हॉगनेस बॉक्स या टाटा बॉक्स कहेंगे। इससे पहले 75 बेस पेयर पहले जो रीजन प्रेजेंट होगा स्टार्टिंग पॉइंट से वो CAAT बॉक्स उसको हम कहेंगे। CAAT बॉक्स क्या है? CAAT बॉक्स ये जो यूकैरियोटिक रीजन पर पाया जाने वाला एक क्षेत्र है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर जुड़ते हैं और पूरे ट्रांसक्रिप्शन की घटनाक्रम को रेगुलेट करता है कि जो फैक्टर आकर जुड़े हैं, चाहे वो इनिशिएशन के लिए आकर जुड़े हैं, चाहे वो इलॉन्गेशन के लिए आकर जुड़े हैं, चाहे वो टर्मिनेशन के लिए जो फैक्टर आकर जुड़े हैं वो फैक्टर सही जुड़े हैं या नहीं, क्या ट्रांसक्रिप्शन सही हो रहा है या नहीं, इसके रेगुलेशन करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? CAAT बॉक्स द्वारा किया जाएगा। कोडिंग सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बता ही दिया, हमने अभी पहले बात ही की कि जो प्रमोटर रीजन होता है, जो DNA होता है, वो जो DNA किस में कन्वर्ट होगा? mRNA। जब DNA mRNA में कन्वर्ट होगा तो केवल कोडिंग सीक्वेंस ही ट्रांसक्राइब्ड होती है, उनको हम इंट्रोन्स भी कहते हैं। कोडिंग सीक्वेंस को एक्सॉन कहते हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को इंट्रोन्स कहते हैं। तो ये भी आरंभन बिंदु से लेकर समापन बिंदु के मध्य जो सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, जो किस में ट्रांसक्राइब होगी? mRNA में जो सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होती है, जो उनको हम अनुलेखन इकाई या फिर कोडिंग सीक्वेंस उनको हम कहेंगे। जो अनुलेखन में भाग लेने वाली सीक्वेंस है वो अनुलेखन सीक्वेंस कहलाती है। टर्मिनेशन सीक्वेंस यानी कि जब mRNA का संश्लेषण पूरा हो जाता है, जब DNA से जब mRNA बन जाता है तब क्या होगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन मतलब स्टॉप, अब सिग्नल नहीं बनेंगे। तो टर्मिनेशन क्षेत्र पर जो सीक्वेंस होगी वो GC आधिक्य यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन की अधिकता उनमें पाई जाएगी और ये सीक्वेंस पैलिंड्रोम्स होती है। पैलिंड्रोम्स को ध्यान में रखने का, पैलिंड्रोम सीक्वेंस मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस वो होती है वे सीक्वेंस जिनको 5 प्राइम से 3 प्राइम हम पढ़ें या 5 से 3 इधर से पढ़ें, 5 से 3 पढ़ें या 5 से 3 इधर पढ़ें, दोनों दिशाओं में पढ़ने पर भी एक जैसी होती है, एक दूसरे की पूरक होती है। जैसे मैं यहाँ से पढ़ूँ 5 से 3 पढ़ूँ GAATTC, या फिर आप इधर से पढ़िए यहाँ GAATTC, यानी GATTC मैंने इधर से भी पढ़ा तो क्या है? GATTC। लेफ्ट से पढ़िए चाहे राइट से पढ़िए, दोनों जो होंगी वो एक जैसी सीक्वेंस जो होगी वो क्या कहलाएगी? पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहलाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लिखते हैं मॉम, MOM, मैं इधर से भी पढ़ूँ चाहे लेफ्ट से राइट पढ़ूँ या राइट से लेफ्ट पढ़ूँ, MOM एक जैसा है। तो ये इस तरह की जो सीक्वेंस होती है वो क्या कहलाती है? पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहलाती है। तो यहाँ जो टर्मिनेशन सीक्वेंस होगी वो कैसी सीक्वेंस होगी? पैलिंड्रोम सीक्वेंस होगी। GC की अधिकता उनमें पाई जाएगी। इन सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहेंगे। GC या GC। ये जो सीक्वेंस होगी वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस पाई जाती है, जिनको टर्मिनेशन सीक्वेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर mRNA आकर स्टॉप हो जाएगा। ये जीन का मॉडर्न कंसेप्ट था कि जीन बेंजर की जो मॉडर्न कंसेप्ट जो जीन था, उसके अलावा हमने उसके प्रमोटर रीजन को, उसके ऑपरेटर रीजन को, उसकी कोडिंग सीक्वेंस को, उसकी टर्मिनेशन सीक्वेंस को भी बात हमने की है। कुछ पॉइंट्स हैं आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो कोडिंग सीक्वेंस होती है वो क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या होती है, प्रिमनव बॉक्स किसके कहते हैं, हॉगनेस बॉक्स क्या होता है, प्रमोटर का क्या कार्य है, ऑपरेटर का क्या कार्य है, रिकॉन क्या है, म्यूटॉन क्या है, कॉम्प्लेन क्या है। इस तरह की डेफिनेशंस एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछी जाती हैं।
प्रीवियस वीडियो को देखते रहिए ताकि आप अच्छी तरह से जीन के कंसेप्ट को समझ सकें। सबसे पहले सेल थ्योरी को पढ़िए, फिर जीन को समझिए, फिर आज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन को समझिए और अपनी कॉपी में राइट डाउन इनको साथ में करते रहिए। थैंक यू।